हेलो फ्रेंड्स, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी की जो आपकी सेकंड बुक है उसका सेकंड चैप्टर है प्रवास, और इसमें अपन ये जानेंगे कि प्रवास का अर्थ क्या होता है और इसके प्रकार, कारण और परिणामों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपका कार्य सिर्फ ये है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रवास होता क्या है। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में वैसे स्पष्ट तौर पर परिभाषा नहीं दे रखी है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि प्रवास होता क्या है। प्रवास कोई भी व्यक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है किसी कारणवश, यानी कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ पर बस गया, तो उसका कोई रीजन होता है भाई। एक तो आर्थिक कारण होंगे, मान लीजिए किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो रोजगार के लालच में दूसरे स्थान पर जाएगा। कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं, जैसे किसी स्थान पर राजनीतिक गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, जैसे आतंकवादी ज़्यादा हमले होते हैं, नक्सलवादी ज़्यादा हैं, तो इन सभी कारणों के कारण भी वो परेशान होकर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। ये भी प्रवास का कारण माना जा सकता है। कुछ सामाजिक कारण होते हैं, तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण के कारण एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करता है या वहाँ पर यानी वहाँ पर बस जाता है, तो उसे ही अपन प्रवास के नाम से जानते हैं। आपको क्लियर ही समझ में आ गया होगा। अब अपन ये देखेंगे कि प्रवास के आंकड़े, यानी प्रवास के जो आंकड़े होते हैं वो कलेक्ट किस प्रकार किए जाते हैं, किस प्रकार उनको संग्रहित किया जाता है। यानी जैसे अपन जनगणना को संग्रहित करते हैं, पता लगाते हैं कि देश की जनगणना कितनी है, तो आप ध्यान रखना कि जो प्रवास की जो आंकड़े हैं, प्रवास के जो आंकड़े होते हैं वो जनगणना के साथ ही एकत्रित कर लिए जाते हैं। प्रवास के आंकड़े कोई अलग से एकत्रित नहीं करता है। जब भी 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है तो उनके साथ ही उन आंकड़ों को भी एकत्रित कर लिया जाता है। पता किया जाता है कि मान लीजिए जयपुर से कितने लोग दिल्ली गए, तो इस प्रकार के आंकड़े जनगणना के साथ ही कलेक्ट किए जाते हैं। आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है कि प्रवास के जो आंकड़े हैं वो कब कब किसके आधार पर, या जन्म दर के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर आंकड़ों को कलेक्ट किया गया है, एकत्रित किया गया है, या वहाँ पर निवास स्थान के आधार पर एकत्रित किया गया। कोई रास्ता होगा ना, तो यहाँ पर पहला ए लिखा हुआ है, यानी 1881 की बात बता रहा है। 1881 की प्रथम जनगणना, यानी 1881 में प्रथम जनगणना हुई थी भारत की, ठीक है। यानी 1881 की प्रथम जनगणना के साथ ही प्रवास के आंकड़ों को दर्ज करना आरंभ कर दिया गया, और वो किस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यानी 1881 की बात बता रहा है, 1881 से ही इन आंकड़ों को संग्रहित करने का कार्य शुरू हुआ था। यानी 1881 को प्रथम जनगणना के साथ ही ये जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को दर्ज करने का कार्य प्रारंभ हुआ। और किस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, यानी जो जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर ही इन आंकड़ों को 1881 में एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। आपको यदि कोई ये पूछे कि प्रवास के आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य कब से आरंभ किया गया, तो आप बताओगे 1881 की प्रथम जनगणना के बाद में। अब आगे देखो बी में, आगे कुछ वर्षों बाद, यानी आप देखोगे 1961 के बाद, 1961 में जो प्रवास के आंकड़े हैं वो जन्म स्थान, यानी जन्म स्थान जहाँ पर वो पैदा हुआ है उस स्थान का, और निवास स्थान, इन दोनों आधारों पर प्रवास के आंकड़े निकाले गए। यानी 1961 में जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर प्रवास के आंकड़े निकाले गए कि कितने कितने लोग कहाँ कहाँ से प्रवास किए हैं
जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर। आप फिर बाद में देखोगे कि इसके 10 वर्ष बाद यानी 1961 के 10 वर्ष बाद, यानी 1961 को जनगणना हुई और उसके 10 वर्ष बाद 1971 को जनगणना हुई। और मैंने पहले ही बता दिया है जनगणना के साथ ही प्रवास के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो 1971 की बात बता रहा है, 1971 में किस आधार पर आंकड़े एकत्रित किए गए, यानी पिछले निवास स्थान प्रवास स्थान पर रुकने की अवधि। इस चीज को समझने का प्रयास करना। ये लाइन क्या कह रही है, पिछले निवास स्थान, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका निवास स्थान पहले रहा होगा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, मान लीजिए कोलकाता निवास स्थान रहा, लेकिन वो मुंबई में आकर रहने लगा, ठीक है, वो अब मुंबई में आकर रहने लगा, तो उसका पिछला निवास स्थान कोलकाता है, ठीक है। यहाँ पे किस लाइन को समझ लिया आपने, प्रवास स्थान पर रुकने की अवधि। अब उसका प्रवास क्या हो गया, मुंबई हो गया, यानी फिलहाल में मुंबई रह रहा है, तो प्रवास स्थान मुंबई रह गया। और यहाँ पर कितने वर्ष रुका, कितने वर्ष रुक चुका, यानी वो 5 वर्ष रुक चुका है, ठीक है, 5 वर्ष रुक चुका है अब तक। तो इन दोनों आंकड़ों को, यानी कोलकाता में कितने वर्ष रुका, पहली लाइन ये कह रही है, और फिलहाल में अब वो कितने वर्ष किस स्थान पर रुक रहा है, तो इन दोनों आंकड़ों को कलेक्ट करके पता लगाया जाता है कि किस स्थान पर कितना कितना, यानी प्रवास के आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं। इन दोनों को मैंने समझा दिया है। अब 1981 को, यानी 1971 के बाद में 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है, अपन सबको पता है, यानी 1981 को फिर जनगणना हुई। और ये इस जनगणना में प्रवास के आंकड़ों को, प्रवास के कारण, यानी प्रवास के क्या कारण रहे, उनके आधार पर आंकड़ों को एकत्रित किया गया। यानी मैंने पहले ही बता दिया प्रवास के वो कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे राजनीतिक कारण मान लो, सामाजिक कारण मान लो, आर्थिक कारण मान लो, तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये आंकड़ों के संदर्भ में ये बता रहा है कि इस सन को इस प्रकार आंकड़े एकत्रित किए गए, इन आधारों पर आंकड़े एकत्रित किए गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। अब तक आपको ठीक लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। आप, हमारी जो मेहनत है वो आपकी उंगलियों में छिपी हुई है, यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, हमें लाइक सब्सक्राइब। आगे देखते हैं। फिर आंकड़ों के संदर्भ में ये बता रहा है ये कि प्रवास के आंकड़ों की गणना 2 आधारों पर की जाती है। यानी प्रवास की गणना का मतलब है कि यहाँ के जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को देखना, वो किन आधारों पर निकाले जाते हैं, यानी आंकड़ों की जो गणना है वो किन आधारों पर की जाती है। 2 आधार लिए गए हैं और उन 2 आधारों के आधार पर ही आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, यानी गणना की जाती है आंकड़ों की। ये 2 आधार हैं, इनको समझने का प्रयास करना वेरी इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, ठीक है। पहली स्थिति क्या कह रही है कि जन्म स्थान के आधार पर, यानी प्रथम जो आधार लिया जाता है आंकड़ों, यानी प्रवास के आंकड़ों की गणना करने में पहला आधार लिया जाता है, पहला आधार जन्म स्थान के आधार पर, यानी जो प्रथम आधार लिया जाता है प्रवास के आंकड़ों की गणना करने में वो ये है कि जन्म स्थान के आधार पर। और इसमें क्या क्या बोल रहा है, यानी यदि जन्म का स्थान गणना स्थान से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। यानी इस चीज को यहाँ तक हमने समझ लिया कि प्रथम आधार में जन्म स्थान के आधार पर आंकड़े निकाले जाते हैं। अब अपन को ये पता करना है कि जीवन पर्यंत प्रवासी किसे कहते हैं। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाए कि जीवन पर्यंत प्रवासी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, तो इसको भी समझ लेते हैं। यानी एक एक लाइन को समझने का प्रयास करना। जन्म
का स्थान, जन्म का स्थान, ये मान लीजिए कि यहाँ समझा देता हूँ। इस लाइन को पहले, इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो। जन्म का स्थान यानी मान लीजिए कोई रमेश है और उसका जन्म हुआ जयपुर में, ठीक है, ये इसका जन्म स्थान है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको, लिखना नहीं है, पे समझना है चीज़ों को। यानी जन्म का स्थान किसी व्यक्ति का, यानी रमेश का जन्म स्थान जयपुर है। आगे समझना, गणना स्थान से भिन्न है, यानी जन्म स्थान गणना स्थान से भिन्न है। यानी गणना अपन कब करेंगे, जब अपन दूसरे क्षेत्र में जाकर बच जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए उसका प्रवास हो गया और वो अब किस स्थान पर रह रहा है, यानी मान लीजिए दिल्ली रह रहा है वो, ठीक है। वो दिल्ली रहने लगा, कितने वर्ष से रह रहा है, 5 वर्ष से, मान लीजिए 5 वर्ष से वो रह रहा है। तो अब प्रवास के आंकड़े एकत्रित करने आएंगे कोई जनगणना जो करने आते हैं अपन के घर में, वो आंकड़ों को कहाँ एकत्रित करेंगे, जयपुर भी थोड़ी करेंगे, वहाँ से तो वो आ गया, दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में ही उसके आंकड़े एकत्रित होंगे। तो यदि इन दोनों के आंकड़े एकत्रित, यानी इन दोनों के आंकड़े भिन्न हैं, यानी इन दोनों के आंकड़े भिन्न हैं, तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाएगा। जन्म का स्थान गणना स्थान से भिन्न है, यानी दोनों भिन्न हो गए, नहीं हो गए। जन्म स्थान ये है और गणना का स्थान ये है, यानी गणना, यानी यहाँ पर उसने प्रवास किया है तो यहाँ पर कितने वर्ष की गणना हुई, 5 वर्ष रुका है। तो ये इससे भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, भिन्न हो गया, क्योंकि उसका जन्म स्थान अलग है और गणना का स्थान अलग है। यानी गणना का मतलब जिस स्थान पर प्रवास किया है, जिस स्थान पर वो रह रहा है, इन दोनों स्थानों का अंतर पूछ रहा है। तो दोनों स्थानों का अंतर नहीं पाया जाएगा, जयपुर अलग है, दिल्ली अलग है। तो इस चीज़ को ही जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। आपको ये परिभाषा बिल्कुल ही याद करनी है कि यदि जन्म का स्थान गणना स्थान से भिन्न है, अलग है, तो जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से उसे जाना जाएगा। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें दूसरा आधार क्या लिया जाता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवास के आंकड़ों की गणना किन आधारों पर की जाती है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवास के आंकड़ों को किस प्रकार एकत्रित किया जाता है, कब कब क्या क्या किया गया, वो ऐसे पूछ सकता है। तो दूसरा आधार क्या लिया गया है, निवास स्थान, यानी निवास स्थान के आधार पर भी आंकड़ों की गणना की जाती है। दूसरा आधार ये है। तो अपन को क्लियर हो गया कि प्रथम आधार हमने जन्म के आधार पर लिया और दूसरा जो आधार है वो निवास स्थान के आधार पर लिया। अब इसमें भी अपन एक चीज देखेंगे कि निवास के पिछले स्थान के नाम से किसे जान, यानी उसकी डेफिनेशन बतानी है कि निवास के पिछले स्थान के प्रवासी किसे कहते हैं। यानी निवास के पिछले स्थान के नाम से किस प्रवासी को जाना जाता है, यानी इसका मतलब क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम बात है, निवास का पिछला स्थान, ठीक है। निवास का पिछला स्थान का मतलब क्या है, यानी निवास का पिछला स्थान, कोई व्यक्ति किसी स्थान पर प्रवास कर गया तो उसका पहले का जो स्थान था वो निवास का पिछला स्थान हो जाएगा, ठीक है। गणना के स्थान से भिन्न है, यहाँ पर एक चीज़ समझने का प्रयास करना। मान लीजिए ए और बी दो स्थान हैं, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ दिनों रहे, यानी 4 वर्ष उसने रहा, 4 वर्ष रह गया वो, ठीक है। फिर उसने प्रवास कर गया और बी नामक स्थान पर 5 वर्ष रुका वो, ठीक है। 5 वर्ष फिलहाल में हो गए उसको रहते हुए। तो निवास का पिछला स्थान कौन सा रहा, यानी प्रवासी का पिछला स्थान आपको ए स्थान माना ही जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं रह रहा है, बी स्थान पर रह रहा है, तो निवास का पिछला स्थान तो ए ही माना जाएगा ना। और गणना का
गणना के स्थान से भिन्न है, यानी यहाँ पर उसकी गणना तो की जाए क्योंकि फिलहाल में तो वो वहीं तो रह रहा है, वहीं का ही उसको पूरा ब्यौरा पूछा जाएगा जब जनगणना की जाएगी। तो ये दोनों स्थान अलग हो गए ना। निवास, इस स्थान को क्या बोलेंगे अपन? निवास का पिछला स्थान, ठीक है, निवास का पिछला स्थान ये कहलाएगा, और गणना के स्थान से यानी गणना का स्थान ये कहलाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में भिन्नता है कि नहीं? दोनों में भिन्नता है ना, तो उसको ही अपन निवास के पिछले स्थान के नाम से प्रवासी को जाना जाएगा। तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो रही होंगी। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और कुछ दिक्कत हो रही है तो आप वापस से हमारी वीडियो को वापस देख सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो। इसके पश्चात फ्रेंड्स प्रवास की धाराएं पढ़ेंगे, यानी प्रवास की धाराएं कौन कौन से हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। किसके संदर्भ में? आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में कौन कौन से इनकी धाराएं हैं वो जानने का अपन प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि आंतरिक प्रवास आखिरकार में है क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिरकार में है क्या, इन चीज़ों के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। मैं प्रवास का प्रकार नहीं बता रहा आपको, ये तो नॉर्मली बता रहा हूँ। इनके संदर्भ में अपन जो धाराएं हैं वो पढ़ रहे हैं, प्रकार आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आंतरिक प्रवास आखिरकार में होता क्या है कि देश के भीतर जो प्रवास होता है, जैसे देश में बहुत सारे राज्य होते हैं और उन राज्यों में एक राज्य से व्यक्ति दूसरे राज्य में प्रवास करता है, तो उस प्रक्रिया को ही अपन आंतरिक प्रवास के नाम से अपन जानते हैं। यानी देश के भीतर जो प्रवास हो रहा है अंदर ही अंदर, उसको अपन आंतरिक प्रवास के नाम से जानते हैं। आगे आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब देश के बाहर और देशों से देश के अंदर जो प्रवास हो रहा है। यानी इस चीज को समझने का प्रयास करो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, कि यानी अपन इंडिया में हैं और इंडिया के लोग दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं, तो वो प्रवास क्या कहलाया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाया। ये लाइन समझा रही है। दूसरी लाइन इसी में ये कह रही है कि दूसरे देशों के लोग भारत में यहाँ पर आते हैं, तो उसको भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नाम से उसको भी जानते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर ही हो रही होंगी। इसमें अपन देखेंगे कि आंतरिक प्रवास के संदर्भ में धाराएं, यानी जो ये आंतरिक प्रवास है उसके संदर्भ में अपन धाराओं के बारे में ज्ञान करेंगे कि आंतरिक प्रवास में कितनी धाराएं होती हैं प्रवास की, ठीक है। तो आंतरिक प्रवास में 4 धाराओं की पहचान की गई, यानी आंतरिक प्रवास जो होता है उसमें 4 धाराओं की पहचान की गई है। 4 धाराओं की पहचान की गई, और ये 4 धाराएं कौन कौन सी है ये देखने का प्रयास करना। पहली धारा है ग्रामीण से ग्रामीण। इसका मतलब ये होता है कि ग्रामीण से लोग दूसरे ग्रामीण में प्रवास करना, यह एक धारा बन गई प्रवास की, आंतरिक प्रवास की एक धारा बन गई। तो पहला ग्रामीण से ग्रामीण की प्रवास, वो ग्रामीण से ग्रामीण, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी धारा ग्रामीण से नगरीय, ठीक है, यानी ग्रामीण से नगर की ओर प्रवास करना। अपन जानते हैं कि ग्रामीण के लोग नगरों में प्रवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मजदूरी के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी के साधन उपलब्ध नहीं है। तो दूसरी धारा हो गई। तीसरी धारा नगरीय से नगरीय, यानी नगरों से नगरों, यानी जैसे जयपुर है, जयपुर के लोग दिल्ली जाएं तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? वो नगरीय से नगरीय धारा के अंतर्गत देखा जाएगा। और इसके बाद में आप देखोगे चौथा नगरीय से ग्रामीण,
यानी नगरों से वापस ग्रामीण क्षेत्र में आना, ये प्रवास नगरीय से ग्रामीण की धारा के अंतर्गत आता है। तो अपन ने आंतरिक प्रवास की 4 धाराओं के बारे में डिस्कस किया, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अपन कुछ आंकड़े देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, यानी 2011 के अनुसार पिछले निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, पिछले निवास स्थान के आधार पर ये बता रहा है। लेकिन सबसे पहले यह जानने का प्रयास करो कि पिछले निवास स्थान का आखिरकार में अर्थ क्या होता है। पिछले निवास स्थान का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका मूल स्थान, कोई भी मूल स्थान है, यानी जहाँ मूल स्थान क्या होता है, मूल स्थान जहाँ पर वो पैदा हुआ है। ठीक है, मूल स्थान हो गया, यहाँ से उठकर वो किसी क्षेत्र में चला गया और वहाँ पर जाकर बस गया, तो उसका मूल स्थान ये हो गया, और जहाँ पर वो प्रवास किया है वो प्रवास स्थान हो गया। ठीक है, तो पिछला निवास स्थान क्या हुआ, पिछला निवास स्थान, इसका जो मूल निवास है वो हो जाएगा पिछला निवास स्थान, और वर्तमान में जो रह रहा है वो प्रवासी स्थान हो जाएगा। तो यही बता रहा है पिछला निवास स्थान का मतलब मूल निवास। ठीक है, यानी पिछले निवास स्थान के आधार पर, यानी मूल निवास स्थान के आधार पर एक आंकड़ा सामने आया है, 45.6 करोड़ प्रवासी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 45.6 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। यानी 2011 में जितनी जनसंख्या थी उसकी कुल जनसंख्या में 45.6 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने किसी कारणवश किसी क्षेत्र में प्रवास किया, वहां पर जाकर बस गए। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। लेकिन 45.6 करोड़ लोगों में, यानी 45.6 करोड़ लोगों में 14.2 करोड़ प्रवासी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल दिया। यानी 14.2 करोड़ प्रवासी ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल दिया, यानी अपने मूल स्थान से वो दूसरे स्थान पर प्रवास किया और उसको ही अपना स्थान बना लिया। तो उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर बस गए, और वहाँ से भी कुछ लोगों ने वहाँ से भी उस स्थान से भी वो दूसरे स्थान पर चले गए। तो इन 10 वर्षों में, यानी 2011 की जनगणना के पहले ही बात बता रहा है कि इन 10 वर्षों में अपने मूल यानी अपने निवास स्थान बदल दिया। कितने लोग? 14.9 करोड़ लोग। यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, अब इनमें से कुछ आंकड़े ये हैं, 11.9 करोड़ अंतः राज्यीय प्रवास थे, यानी प्रवासी थे। यानी 45.9 करोड़ जो प्रवासी थे, उनमें से 11.9 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतः राज्यीय यानी अंतः राज्यीय प्रवासी थे। यानी ये आंकड़ा ये बता रहा है कि 11.9 करोड़ एक ही राज्य में, यानी एक ही राज्य में, ये जो इसका अर्थ समझो कि अंतः राज्यीय प्रवासी का मतलब क्या होता है। यानी एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक जिले से दूसरे जिले में जो प्रवास होता है उसे अंतः राज्यीय प्रवास के नाम से जानते हैं। तो 11.9 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में प्रवास किया है एक ही राज्य में। ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। इसके बाद में इस धारा में स्त्री प्रवास को प्रमुख माना गया। यानी इस धारा में, किस धारा में?
आंतरिक प्रवास में 4 धाराएं मैंने बताई है, उनमें स्त्री प्रवास को प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि विवाह के बाद प्रवास किया, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उन्होंने भी तो प्रवास किया है ना, क्योंकि जब 2011 की जनगणना हुई उससे पहले यानी 10 वर्षों में स्त्रियों ने प्रवास किस प्रकार किया, क्योंकि जब कोई भी लड़की होती है उसकी शादी कर दी जाती है तो वो अपने मूल स्थान को छोड़कर ससुराल जाती है, तो ससुराल गई तो उसने अपने स्थान को बदल दिया ना, तो वो भी प्रवास कहलाया ना, स्त्री ने प्रवास किया। इसी प्रकार ये बता रहा है कि जो ये आंकड़ा आया है उसमें स्त्री को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी स्त्रियों ने भी अपने घर को छोड़कर, अपने मायके को छोड़कर ससुराल में जाकर बस गए, वो भी स्त्री प्रवास के अंतर्गत आएगा। तो इसमें यही बता रहा है। और आगे ये बता रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार 50 लाख व्यक्तियों ने भारत में प्रवास किया, यानी 50 लाख व्यक्ति। ये 50 लाख व्यक्ति कौन से थे? 50 लाख व्यक्ति जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं और विदेशी जो देश हैं वहाँ से 50 लाख लोग हैं, और ये 50 लाख लोग भारत में प्रवास किया, यानी भारत में वो आ गए, यानी विदेशी देशों में और भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यहाँ से टोटल 50 लाख लोग भारत में आ गए 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब आगे ये बता रहा है इसमें कि मान लीजिए 50 लाख व्यक्तियों को का अपन 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% हमने मान लिया, 100% 50 लाख का 100% मान लिया, और इनमें से 88.9%, यानी आपको ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, 50 लाख व्यक्तियों में से 88.9% लोग यानी प्रवासी पड़ोसी राष्ट्र से आए थे, यानी इनमें से 88.9 प्रवासी पड़ोसी राष्ट्र से आए थे। और पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं? जिनमें से महत्वपूर्ण है बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, यानी इन तीनों राष्ट्रों से ज़्यादा लोग आए भारत में प्रवास के रूप में। तो आपको चीज़ें सही समझ में आ रही होगी। हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक प्रवास में स्थानिक विभिन्नता, यानी इस टॉपिक में अपन ये जानेंगे कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर अधिक प्रवास होता है, यानी जहाँ पर ज़्यादा लोग जाकर बसते हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं, और ऐसे कौन से राष्ट्र हैं जहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। तो आइए देखते हैं। 4 राष्ट्र ऐसे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। ऐसे राष्ट्र हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आकर्षित करता है। ये 4 राष्ट्र ये बोलते हैं कि हमारे राज्य में आ जाओ, यहाँ पर आपको बहुत ही कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पर जाकर कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर जाकर बस जाते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, बिहार में भी जनसंख्या अधिक है, इसलिए वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पर जाकर बस जाते हैं, कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन मैं मैप के आधार पर समझाऊंगा कि ये राष्ट्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ताकि आपको चीज़ें माइंड में क्लियर ही बैठ जाएं, यानी चीज़ें माइंड में पूरी तरीके से उतर जाएं, क्योंकि नक्शे के आधार पर समझाऊंगा तो चीज़ें काफ़ी याद भी होंगी। तो महाराष्ट्र देखते हैं कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर ये चीज़ें मैंने समझा दी, ये चीज़ और समझो। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, प्रथम स्थान पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक,
गुजरात महाराष्ट्र आएगा यहाँ पर। मैंने गुजरात पहले ही लिख दिया है। महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, यानी देश का ऐसा राज्य है महाराष्ट्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र में एक इसकी राजधानी पड़ती है मुंबई, यानी मुंबई। और यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग काम करने के लिए आते हैं। तो प्रथम स्थान पर ये है, यानी प्रवास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। दूसरे स्थान पर है दिल्ली, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर गुजरात है और चौथे स्थान पर हरियाणा है। ये यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर उससे नीचे दिल्ली, फिर तीसरे स्थान पर गुजरात, फिर हरियाणा। आप ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने का प्रयास करना, ये तो मैं नक्शे के आधार पर बाद में बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्प्रवासियों की संख्या अधिक है। यानी उत्प्रवासी का मतलब क्या होता है? उत्प्रवासियों का मतलब ये होता है कि बिहार और ये जो है ना उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, वहाँ पर काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर एक तो जनसंख्या अधिक है और वहाँ के लोगों को यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो दूसरे राज्य से यदि वहाँ पर जाकर बस जाएंगे तो वहाँ उनको लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मूल निवासी है उनको ही रोजगार नहीं मिल रहा। तो राजस्थान से यदि बिहार और उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसलिए उत्प्रवासियों का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई नहीं जाता है, बहुत ही कम जाते हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इनको है ना जो मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ता है। ये सारा का सारा जो है ना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसकी राजधानी मुंबई इसकी राजधानी है। और मुंबई में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं मुंबई में, ठीक है। इसके बाद में देखोगे दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली यहाँ पर पड़ती है, दिल्ली, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे, यहाँ पर दिल्ली पड़ती है, ठीक है, दिल्ली। क्योंकि यहाँ पर पंजाब पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा और पंजाब हरियाणा के बीच में यहाँ पर दिल्ली पड़ती है, ये दिल्ली। फिर आगे देखोगे गुजरात, ये सारा इलाका है ना गुजरात का ही है, तो ये गुजरात पड़ जाएगा, गुजरात, ठीक है। हरियाणा कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा इसके पास में ही पड़ता है, ये हरियाणा ही है, हरियाणा, ठीक है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार। तो यहाँ से लोग है ना जो प्रवास करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र में, यानी ये यहाँ पर दोनों ही राष्ट्रों से, यानी ये तो आपका उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा, ये बिहार है। तो ये जो 2 राज्य हैं यहाँ से प्रवास कुछ तो महाराष्ट्र में हो जाता है सबसे ज़्यादा। फिर ये जो दूसरे नंबर पे मैंने बताया दिल्ली चले जाते हैं, कुछ दिल्ली हो जाता है, गुजरात हो जाता है यहाँ से यहाँ। फिर बाद में हरियाणा देख लो, कुछ लोग हरियाणा चले जाते हैं, हरियाणा। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अन्य राज्यों से लोग कम जाना पसंद करते हैं, उसका कारण भी मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इतने भी बेकार नहीं कि आप हमें सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, तो आप हमें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।